किसी को चाहकर छोड़ देना आसान है दोस्तों, किसी को चाहकर छोड़ देना आसान है, लेकिन किसी को छोड़कर भी चाहो तब पता चलेगा दोस्तों मोहब्बत किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ही लोग मेरे भगवान हैं, आप ही लोग मुझे आत्मबल देते हो कुछ करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो के थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि यह वीडियो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, अर्थात विभिन्न एग्जाम्स में राष्ट्रपति से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलते हैं समय गवाए बगैर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग को सब ये पता है, बेसिक थिंग्स पहले जान लेते हैं हम लोग कि हम लोग किस देश में रहते हैं। पूछा जाए तो हम लोग भारतवासी हैं, वी आर इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। तो हम लोग एक बार बोल सकते हैं भारत माता की जय। तो भारत में रहते हैं, पूछा जाए भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात जहाँ के लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोग, जनता जो होती है ना वो वोट करती है और सरकार चुनती है, और लोकतंत्र में देश को चलाने के लिए एक सरकार का गठन होता है। तो लोकतंत्र एक चीज और, लोकतंत्र से एक क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, यह कथन किसने दिया था? तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन है वही लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो आगे बढ़ते हैं कि अब लोकतंत्र में चलाने के लिए सरकार का गठन होता है, ठीक है। अब सरकार जो होती है ना वो सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए ना कुछ अपने अंग होते हैं उसके सरकार के। तो देखते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं सरकार की। सरकार के जो प्रमुख 3 अंग हैं, सरकार के जो प्रमुख 3 अंग है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो पहले होती है ना विधायिका। दोस्तों मैं बेसिक्स से उठा रहा हूं ताकि आप लोग को वीडियो समझने में, राष्ट्रपति का बारे में समझने में कोई समस्या ना हो। तो पहले ना विधायिका, फिर क्या होती है ना कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग है ना वो सरकार का वो न्यायपालिका होती है। क्या? न्यायपालिका। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि विधायिका जो होती है ना वो कानून बनाने का काम करती है। अगर पूछा जाए कि विधायिका क्या करती है तो कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू करती है। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका को है। अब कानून में विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है, देश का उल्लंघन करता है, जो आदेश कार्यपालिका करती है उसका, तो न्यायपालिका उसे क्या करती है? सख्त तरीके से या लचीले तरीके से दंड देती है, जो उचित हो वो उसके साथ करती है। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद अगर हम चौथा स्तंभ की अगर बात करें तो वो ना प्रेस है। प्रेस जो कि स्वतंत्र है। अगर कोई भी गलत मुद्दा सरकार उठाती है जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो तो वो सब जानकारी निचले तबके के लोगों तक किसके द्वारा पहुंचती है? प्रेस के द्वारा पहुंचती है। हमारे देश में प्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से पूछा जाए आपसे कि सरकार के 3 अंग कौन कौन है? पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्वेश्चन ये भी कई एग्जाम से पूछ दिया गया है कि सरकार की चौथा अंग किसे कहा जाती है? चौथा स्तंभ यानी 4th पिलर के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वतंत्र जो प्रेस है ना उसे 4th पिलर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम लोग, मैंने यहाँ क्यों बताया इसके बारे में, क्योंकि जो राष्ट्रपति का वीडियो जो आता है ना, ये राष्ट्रपति के बारे में जो पढ़ना है ना वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। किस अध्याय के अंतर्गत आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग अब देखते हैं कि कार्यपालिका का गठन कैसे किया गया, राष्ट्रपति में क्या क्या रिलेटेड है। अब भारत सरकार तो कार्यपालिका का गठन करती है, लेकिन हम लोग को पता है कि भारत एक इतना बड़ा देश है जहां एक जगह से बैठ करके पूरे भारत में राज्य करना यानी शासन चलाना संभव नहीं है। तो इस तरह से ना भारत में सत्ता का विभाजन किया गया है। क्या किया गया? सत्ता का विभाजन किया गया है। सत्ता का विभाजन किया गया, यह जिसको बोलते हैं ना सत्ता का विकेंद्रीकरण, विभाजन बोला जाए या सत्ता का विकेंद्रीकरण बोला जाए। अब ये बोला जाए ना कि भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण या विभाजन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है सत्ता का विभाजन या विकेंद्रीकरण? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है।
किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो चलते हैं, ये भी देख लेते हैं आगे कि विभाजन जो किया गया है ना, वो 2 स्तर पे भारत सरकार शासन की व्यवस्था की है। वो एक है ना संघ या केंद्र स्तर पर, संघ या केंद्र स्तर पर। दूसरा जो है ना वो है राज्य स्तर पर। अब कार्यपालिका संघ या केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। यानी संघ या केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है ना, वो संघ या केंद्र सरकार होती है, संघ या केंद्र सरकार। राज्य स्तर पर होती है ना, वो राज्य सरकार होती है। हाँ, राज्य स्तर पे राज्य सरकार, संघ स्तर पे संघ या केंद्र सरकार। बात करते हैं, यहाँ भी कार्यपालिका की व्यवस्था है और यहाँ भी कार्यपालिका की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए बनाती है और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो केंद्र सरकार सभी राज्यों के लोगों के लिए यानी पूरे भारतवासी के लोगों के लिए लागू करती है। तो यहाँ इस तरह से सत्ता का विभाजन करके केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे किया गया है, क्योंकि भारत में भी 28 राज्य भी हैं। यहाँ से मैंने बताया कि सत्ता का विभाजन या विकेंद्रीकरण है वाला वो जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ हम लोग कि जो संघ या केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका है ना, उसके यहाँ ना 2 प्रकार के प्रमुख हैं और यहाँ भी 2 प्रकार के प्रमुख हैं। तो हम लोग ना सबसे पहले ना केंद्र स्तर पर के प्रमुख की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं संघ या केंद्र स्तर पर। यहाँ 2 प्रकार के प्रमुख, यहाँ जो 2 प्रकार के प्रमुख है ना, वो पहले कहलाते हैं एक संवैधानिक प्रमुख। क्या? एक संवैधानिक प्रमुख या प्रधान, और दूसरा जो है ना वास्तविक या कार्यकारी प्रमुख। हमारे देश में संघ स्तर यानी केंद्र सरकार में भी जो कार्यपालिका की व्यवस्था है ना, वहाँ 2 प्रकार के प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। अब बात आती है संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं। दोस्तों, विभिन्न एग्जाम्स में ये 2 शब्द ना काफी प्रमुख होते हैं जो बच्चों को फंसा लेते हैं और गलत करवा देते हैं। तो समझते हैं इस शब्दों में क्या रखा हुआ है, क्या रहस्य छिपा हुआ है। संवैधानिक प्रमुख अर्थात संविधान का प्रमुख, जो संविधान का प्रमुख होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके पास पूरी शक्ति निहित होती है। संवैधानिक प्रमुख के पास संविधान की पूरी शक्ति निहित होती है, लेकिन इसका यूज ना के बराबर करता है, अर्थात नगण्य रूप में करता है। शक्ति पूरी निहित होती है लेकिन ना के बराबर। तो वो कौन होते हैं ना? राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति होते हैं। ओके। अब ये जो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, ये अपने कार्य का या शक्ति का उपयोग बहुत कम कर पाते हैं। तो इनकी शक्ति का उपयोग करता कौन है? तो इनकी शक्ति का उपयोग करता है पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री एवं उनके जो मंत्री परिषद होते हैं ना, वो करते हैं। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि केंद्र स्तर पे ना कार्यपालिका के 2 प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक या कार्यकारी प्रमुख। अगर एग्जाम्स में आने वाले में आपसे ये पूछा जाए कि संविधान का या कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, दोस्तों याद रखना इस शब्द को, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक या कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो पीएम एवं उनके मंत्रिपरिषद। आपसे पीएम भी लगा सकते हो। तो हम लोग को यहाँ ना पीएम के बारे में नहीं पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है इस वीडियो में? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है हम लोग को इस वीडियो में। तो देखते हैं, ये तो मैंने बताया संघ या केंद्र स्तर पर, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ राज्य स्तर पर जो व्यवस्था कार्यपालिका की गई है, उसका भी मैं यहाँ डिटेल्स देता हूँ। राज्य स्तर पे आते हैं। राज्य स्तर पे भी 2 प्रकार के प्रमुख होंगे, एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं और दूसरे जो होते हैं ना वास्तविक या कार्यकारी प्रमुख। राज्य स्तर पर जो भी संवैधानिक प्रमुख होते हैं उनमें भी राज्य की पूरी शक्ति निहित होती है, लेकिन वो शक्ति का यूज कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, नगण्य रूप में करते हैं। वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं अर्थात गवर्नर। तो यहाँ से पूछा जाए आपसे कि राज्य स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा संवैधानिक शब्द, मैं बार बार इस शब्द पे जोर दे रहा हूँ। कौन होता है संवैधानिक प्रमुख राज्य स्तर पर? राज्यपाल। लेकिन इनकी पूरी शक्ति का यूज कौन करता है? तो सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद।
के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है, जैसा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देख भी रहे हैं। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन ये भी मिला कि राज्य स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, और ये पूछा जाए कि राज्य स्तर पर कार्यपालिका का वास्तविक या कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो वो सीएम एवं उनके मंत्रिपरिषद होते हैं, या फिर हम लोग सीएम भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। मैंने राष्ट्रपति तक यहाँ पहुँचाया, डिटेल बेसिक दिया ताकि आप लोग बढ़िया से पकड़ बना सको। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे जरूर करना। और अगर कुछ कमियां रह गई हो दोस्तों, मैं आपका भाई हूँ, तो कमेंट में जरूर बताना क्या कमियां रह गई है मेरे वीडियो में। तो चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में जो वर्णन है हमारे संविधान में, उसमें तो जान लेते हैं पहले संविधान के बारे में थोड़ा सा। संविधान जो बनाया गया है ना, उसमें अनुच्छेद हैं। संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं भाग। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मूल संविधान का पहले, यानी प्रारंभ में जो संविधान बना था। तो मूल संविधान में ना 395 अनुच्छेद थे। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395, 395। अनुसूची कितनी थी, 8 थी। मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, याद रखना दोस्तों। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, 12 कर दी गई है दोस्तों। यानी पूछा जाए आपसे ये कि मूल संविधान में अनुसूची कितने थे, तो 8 थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो वो कितने हैं, 12 हैं। उसके बाद भाग पूछते हैं, तो प्रारंभ से ही ना संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अब अनुच्छेद भी 395 से बढ़कर अधिक हो गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये पूछा जाए, यहाँ से एक चीज रिलेटेड हम लोग लेते चलते हैं कि संविधान का निर्माता या जनक आपसे अगर पूछा गया है कई एग्जाम्स में, संविधान का निर्माता या जनक किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किन्हें, भीमराव अंबेडकर को। फिर पूछा जाए कि संविधान बनाने में कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ठीक है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था पूर्ण रूप से, तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन गया था। अगर ये पूछा जाए कि संविधान लागू पूरी तरह से भारत का कब हुआ, तो वो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। तो देखते हैं कि किस किस अनुच्छेद में, किस किस भाग में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। यहाँ हम लोगों ने देखा है कि अनुच्छेद की संख्या मूल संविधान में 395 थी, मूल संविधान में अनुसूची 8 थे, वर्तमान में 12, भाग कितने थे, 22। तो यहाँ है कि ना कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद ना 52 से 151, 52 से ना 61 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से 61 तक, जो कि संविधान के भाग 5 में है। भाग कितना में, 5 में। संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 5 में है। कौन सा, भाग 5। अगर ये पूछा जाए कि भाग 5 जो है कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, तो वो 52 से 151 तक फैला हुआ है। भाग 5 जो है संविधान का 52 से अनुच्छेद 151 तक फैला हुआ है। और ये भी है ना, भाग 5 से एक चीज और रिलेटेड है कि ये सबसे लंबा भाग है। 22 भाग जो है ना संविधान का, उसमें सबसे लंबा भाग कौन सा है, भाग 5 है। तो इतना क्लियर। अब आगे आते हैं जो रिलेटेड राष्ट्रपति से अनुच्छेद हैं। दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके, रुक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ देखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। किसकी, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शुरू हो जाता है। राष्ट्रपति की जो चर्चा है ना, वर्णन है। अनुच्छेद में ये 52 में ना राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होगा, वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है। क्वेश्चन अब ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, ये तो पहला हो गया कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। दूसरा ये जानेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछता है बार बार। तो यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से भारत में राष्ट्रपति का पद लिया गया है। तीसरी चीज ये कहा गया है ना कि भारत का प्रथम नागरिक होगा,
राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद भारत में है ही नहीं। सबसे ऊंचा पद में भारत में सबसे ऊंचा पद किसका पद है? राष्ट्रपति का पद है दोस्तों। इसलिए राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। तो 52 में ये था। चलिए अब आते हैं 52 के बाद अनुच्छेद 53 में हम लोग आते हैं। बात जब अनुच्छेद 53 की आती है ना, तो अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति की बात की गई है कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य एवं शक्ति हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, जब पूरी शक्ति संविधान का इन्हीं में निहित है, तो सोच सकते हैं आप लोग भी कि इनकी कार्य एवं शक्ति तो बहुत है, जो कि इस वीडियो से परे है। यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का मैं वर्णन अलग वीडियो में करूंगा, लेकिन आप यही जानेंगे कि राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद हम लोग 54 अर्थात 54 में। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट 54 आर्टिकल नंबर जो ये 54 है, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा, नियुक्ति नहीं होगी। क्या होगी? निर्वाचन होगी, अर्थात राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होगा। अब इसमें पहला पॉइंट निर्वाचन से रिलेटेड पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, वो अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब मतदान तो गुप्त ही होता है ना, हम लोग भी अगर किसी को अपना मत दें तो वो तो गुप्त ही दान किया जाता है मतदान। तो चलिए गुप्त मतदान होता है। उसके बाद अप्रत्यक्ष की बात आती है, अर्थात इनडायरेक्ट होती है। जैसे आप सबको पता होगा दोस्तों, आप सभी लोग व्यस्त हो कि राष्ट्रपति की जब चुनाव होती है तो हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो वोट करते हैं। जैसे हम जिन्हें एमपी चुने हों, जिन्हें विधायक चुने हैं, तो वो लोग वोटिंग करते हैं, हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान से होता है। दूसरा पॉइंट इससे निर्वाचन से रिलेटेड हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या? निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल से पहले ये जाने कि निर्वाचक मंडल है क्या, व्हाट डज मीन इट, इसका क्या मतलब होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है वोट कौन देगा, वोट कौन देगा, यानी जो लोग वोट देने, जो लोग शामिल हैं वोट देने में, उन्हीं लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल। इससे क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल का गठन किया गया है भारत में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो समझते हैं निर्वाचक मंडल का डिटेल्स। और ये क्वेश्चन इससे जो आता है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं निर्वाचक मंडल। अब बात कर रहे हैं निर्वाचक मंडल, तो हम लोग को पता है कि हम लोग ना दो तरह के यहाँ पे व्यवस्था, मैंने इसी वीडियो में पीछे बता रहा था शुरू में, एक संघ स्तर पे और एक राज्य स्तर पर शासन की व्यवस्था की गई है। तो संघ स्तर पर भी कुछ लोग निर्वाचित किए जाते हैं और राज्य स्तर पर भी निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये संघ स्तर पर जो निर्वाचित किए जाते हैं वो कौन होते हैं, राज्य स्तर पर क्या होता है। संघ स्तर पर ना दो सदन हैं, लोकसभा एलएस अर्थात और राज्यसभा। संघ स्तर पे ना लोकसभा और राज्यसभा का वर्णन किया गया है। एलएस मैंने लोकसभा को लिखा, आरएस राज्यसभा का लिखा। लोकसभा जो होता है ना, वो निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन। और राज्यसभा होता है ना, उच्च सदन होता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि संसद का जो निम्न सदन होता है वो कौन सा होता है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जाने भी राज्य स्तर पे आते हैं ना, तो राज्य स्तर पे भी दो व्यवस्था है। ठीक है, वो जो है विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो यहां देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, उन्हें एमपी कहा जाता है, अर्थात सांसद। यानी संसद के जो सदस्य होते हैं ना, उनको सांसद कहा जाता है। कभी ये भी पूछ दिया जाता है आप लोग से कि एमपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों मैं छोटी छोटी चीजें भी कवर करते चल रहा हूं इस वीडियो में। सांसद कहा जाता है
विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना वो एमएलए होते हैं, अर्थात विधायक। क्या? विधायक, जिसको ना एमएलए बोला जाता है। ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि एमएलए का पूरा नाम क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ओके, अब यहाँ जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं ना वो विधान पार्षद कहलाते हैं। क्या? विधान पार्षद, शॉर्ट में इनको बोला जाए ना तो एमएलसी, जिनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोल देते हैं। तो देखते हैं आगे हम लोग कि संघ स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा और राज्य स्तर पे विधानसभा विधान परिषद। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं, विधानसभा के विधायक और विधान परिषद को विधान पार्षद बोलते हैं। अगर इसको और छोटा हम लोग ऐसे अगर लिखें दोस्तों ताकि ज्यादा कवर कर सके हम, विधानसभा को VS, विधान परिषद को मैं VP लिख देता हूँ। तो याद कर लेंगे आप कि राष्ट्रपति के जो चुनाव में निर्वाचक मंडल में होते हैं ना वो लोकसभा राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। पहले आप ये काट लोगे कि विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि सर आप ये बता रहे हो कि जब ये गठन किया जाता है विधान परिषद का तो विधान परिषद के सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं, तो इसका कारण है देयर इज द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट देयर इज नो विधान परिषद इन ऑल ओवर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। कुछ खास राज्यों में विधान परिषद का गठन है। विधान परिषद किन किन राज्यों में, इनका ट्रिक के माध्यम से मैं एक वीडियो बना दिया हूं पहले भी, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो उसको। तो विधान परिषद के सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि कुछ राज्यों में है, अगर ये कुछ राज्यों में है तो उनका वोटिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो राष्ट्रपति उनके फेवर में चुन लिए जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है ना कि सत्ता में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे ये जानेंगे हम लोग कि लोकसभा और राज्यसभा जो है ना इसमें भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा में भी निर्वाचित और राज्यसभा में भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। उसी तरह से विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, विधानसभा में निर्वाचित और मनोनीत होते हैं। विधान परिषद की तो बात ही नहीं करना हम लोग को, निर्वाचित और मनोनीत। तो मनोनीत सदस्य ना तो विधानसभा के मनोनीत और ना तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जिसको मनोनीत कर देगा जब अगला चुनाव आएगा तो वो तो राष्ट्रपति का ही फेवर करेगा ना, तो फिर स्थिति क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ना मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। दोस्तों हमेशा याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचित आपको छोड़ना नहीं भैया। कहीं कहीं ऑप्शन में 4 ऑप्शन देता है तो आपके पास यहाँ मनोनीत भी लिख सकता है या सिर्फ सदस्य भी लिख देगा, तो गलत। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि भारत में ना जो केंद्र शासित प्रदेश है ना उनमें दिल्ली एवं पांडिचेरी, अब नया नाम बदल करके उसका क्या कर दिया गया है ना, पुडुचेरी। दिल्ली एवं पुडुचेरी के भी में भी विधानसभा का गठन किया गया है, वहां भी विधानसभा है। तो शुरुआत में ना अगर बोला जाए, शुरुआत में दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता था, अर्थात वो भाग नहीं लेते थे वहां के विधानसभा के सदस्य। लेकिन बाद में 70वां संविधान संशोधन, कीमा संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें यह भी कहा गया कि जब विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं तो दिल्ली और पुडुचेरी में अगर विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा गठन है, तो दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे।
तो ऑप्शन में आपको ये भी दे देना है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के अलावे लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य अगर निर्वाचित सदस्य रहे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आप मैनेज करोगे जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार दोस्तों, ठीक है। ये भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, तो 70वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इस तरह से ये सब क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति का वोट कौन कौन देता है। अब यहाँ थोड़ा सा लोकसभा, राज्यसभा में हम लोग बात कर लेते हैं कि फिलहाल जब संविधान बनाया गया था, हालांकि संविधान जब बनाया गया था तो उसमें अधिकतम ये बताया गया था ना कि लोकसभा में अधिकतम 500 सदस्य होंगे। लोकसभा में कितने सदस्य होंगे अधिकतम, मूल संविधान में 500 सदस्य होंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ाकर के अब ये कितना कर दिया गया है, 552 सदस्य। लोकसभा में कितने, 552, लेकिन अभी चुनाव कितने पर होते हैं, 545 पर होते हैं। 545 पर होता है ना, जिसमें से 530 जो होते हैं, 530 वो राज्यों से चुन करके जाते हैं, जो एमपी ना वो जाते हैं राज्यों से। 13 जो है ना वो केंद्र शासित प्रदेश से अर्थात यूनियन टेरिटोरी यानी यूटी से जाते हैं। तो 30 और 13 कितना हुआ, 43। बाकी के जो 2 बचे ना वो मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपसे ये पूछा जाए अभी फिलहाल कि जब संविधान यानी मूल संविधान का गठन किया गया था तो लोकसभा में अधिकतम सीटों, कितनी सीटों की व्याख्या की गई थी यानी निर्धारित की गई थी, तो 500। लेकिन वर्तमान संविधान में लोकसभा में अधिकतम सीट 552। चुनाव कितने पर होते हैं, 545, जिसमें राज्यों से कितने सांसद जाते हैं, 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 13। और कितने सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए उसी तरह से हम लोग आते हैं राज्यसभा में, देख लेते हैं कि जब राज्यसभा का गठन किया गया था तो यहाँ शुरू से ना 245 सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी। कितना, 245, जिसमें ना 233 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। वो लोकसभा के ही जो सदस्य होते हैं ना वो इन्हें चुनते हैं, राज्यसभा से सांसद बनाते हैं। तो ये 233 निर्वाचित किए जाते हैं। बाकी के जो 12 होते हैं ना वो एंग्लो इंडियन होते हैं। लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन जो चुनाव किया गया वो कहलाया एंग्लो इंडियन। ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी इस तरह से लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में कितने, 12 सदस्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, तो 12 + 2 करेंगे तो कितने सदस्य, 14 सदस्य। इस तरह से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और संसद में 12 और 2 कितने, 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो टर्म्स अगर आएगा इस तरह से ना तो आपको ये फंसाने वाला टर्म होगा दोस्तों, बिल्कुल इसको क्लियर कर लेना। तो हम लोग पढ़े अनुच्छेद 52 पढ़े, 53 पढ़े और 54 पढ़े क्या, निर्वाचन। अब इसके बाद अनुच्छेद 55 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में क्या, निर्वाचन की रीति, अर्थात किस तरह से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है, रीति रिवाज यानी कस्टम, व्हाट्स द कस्टम। तो निर्वाचन को जो रीति है ना, इसमें 2 टर्म आते हैं, 2 पद आते हैं निर्वाचन की रीति में। वो निर्वाचन की रीति क्या है ना, सबसे पहले अगर हम लोग राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी अगर बात करें तो वो है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात अनुपात समान होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एमपी कहा जाता है, जैसा कि अभी हम लोग पीछे इस वीडियो में पढ़ रहे थे। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, अर्थात विधायक कहा जाता है। अब ये जो है ना पूरा एमपी और एमएलए की संख्या पूरा 4120 है। कितना है, 4120 है। और राज्यसभा और लोकसभा में अगर सांसदों की बात किया जाए तो 776 है। अब सोचिए कि जब ये लोग वोट देंगे तो इनका 776 और इनका 4120 है,
तो वोट का सिस्टम क्या हो जाएगा, वोट वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, इनका ज्यादा हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक रेशियो बनाया जाता है कि इनके एक वोट का कितना वैल्यू दिया जाए और इनके एक वोट का कितना वैल्यू दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसा कि आप द्विघात समीकरण में बनाते हो, द्विघात नहीं सॉरी, जब रैखिक समीकरण बनाते हो दो चर वाले x और y का मान तो बराबर करके x और y हम लोग काटते हैं ना, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ देखते हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरा होता है ना एकल संक्रमण या हस्तांतरण पद्धति। एकल संक्रमण या हस्तांतरण पद्धति। एकल संक्रमण या हस्तांतरण पद्धति का मतलब हुआ कि सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा ही वोटिंग कर दिया जाता है, एक व्यक्ति ही वोट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो वोट देते नहीं है, हम लोग जो एमपी चुनते हैं ना वो अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के बदले देता है, और जो हम लोग विधायक चुनते हैं ना एमएलए विधायक, वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के बदले में वोटिंग कर देता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति है ना, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण हस्तांतरण पद्धति, ये दो पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट क्या है वो हम लोग देखते हैं निर्वाचन की रीति में। दूसरा के बाद इसी में तीसरा पॉइंट जो है वो है ना कि राष्ट्रपति को विजय होने के लिए 50+1 वोट चाहिए परसेंट, अर्थात अगर 100 वोट है टोटल। एक बात ऐसे तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में 10 लाख से ऊपर वोट हो जाते हैं, अगर वोट वैल्यू लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को अगर देखा जाए तो। यहाँ लेकिन किसी भी राष्ट्रपति को विजय होने के लिए यानी चुनाव में जीतने के लिए 50%, अर्थात अगर 100 वोट है तो 100 का 50% यानी 50 वोट से एक दो जो भी है कम से कम एक वोट भी अधिक हो जाना चाहिए, यानी 50%+1 वोट होना चाहिए, एक वोट भी ज्यादा हो जाना चाहिए, जिसको बोला जाए 50+1%। लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है कि अगर तीन उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार हैं और किसी को 50% नहीं आया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को सबसे ज्यादा वाला को अगर 4 उम्मीदवार हैं A B C D और सबसे ज्यादा परसेंट बी को आया, इनको 46% मिल गया, तो क्या ये विजय घोषित कर दिए जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इनको 50% चाहिए तब भी ये घोषित किए जाएंगे विजय, अन्यथा नहीं। 50% से 1 या 2 वोट भी ज्यादा हो जाएगा तब निर्वाचित कर दिए जाएंगे, विजय घोषित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा, नहीं आएगा, तब वरीयता क्रम का देखा जाता है, अर्थात जो सबसे कम वाला चौथा नंबर पर आता है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उनके वोट वैल्यू को ना फर्स्ट जो आते हैं ना उनपे जोड़ा जाता है। उनके बाद अगर उनको 50% आ जाता है तो उन्हें निर्वाचित कर दिया जाता है। अर्थात मतगणना पहले चरण में पूरा नहीं हुआ तो दूसरे चरण में होती है। तो पहली बात, हम विजय होने के लिए 50+1% चाहिए। दूसरा, अगर 50+1 नहीं आता है किसी को तो वो दूसरे चरण की मतगणना में वरीयता क्रम का ख्याल रखा जाता है, जो कि मैंने अभी बताया। वरीयता क्रम क्या होता है कि चौथा जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको हटा करके वो फर्स्ट वाले को जोड़ दिया जाता है, फिर उनका वोट उसमें तो 50% से अधिक हो जाता है। तो अगर नहीं होता है तो उस स्थिति में भी क्या कि जो थर्ड वाले हो फिर उनको हटा करके फिर फर्स्ट वाले को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से वरीयता क्रम का ख्याल रखा जाता है। अर्थात एक चरण में अगर मत विजय घोषित नहीं हुए तो दूसरे चरण में मतगणना की जाती है। तो अभी तक भारत में एक बार ही ऐसा हुआ है कि दूसरे चरण की मतगणना की गई है, और दूसरे चरण की मतगणना में जो राष्ट्रपति बनने वाले थे वो बीवी गिरी थे। तो यहाँ से आपको पूछा जाए कि दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले कौन थे, तो वो थे बीवी गिरी। अब आगे चलते हैं हम लोग निर्वाचन की रीति के बाद कि राष्ट्रपति इसी में अनुच्छेद। अब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले 15,000 रुपया उनकी जमानत राशि रख ली जाती है, और वो भी जब 1/6 कुल वोट का जो 1/6 से भी अगर कम आएगा तो इनकी 15,000 रुपया जमानत राशि के तौर पर रख ली जाएगी, अर्थात लौटाई नहीं जाएगी। और ये जो जमानत राशि 15,000 होती है ना, वो आरबीआई के पास जमा होती है या भारत के सरकारी खजाने में जमा, या भारत के सरकारी खजाने में जमा होती है। तो ये भारत की क्या थी, निर्वाचन की रीति थी। उसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 55 के बाद हम लोग ना अनुच्छेद 56 में आते हैं। 52 हम लोगों ने देखा, 53 देखा, 54 देखा, 55 देखा। अब कौन सा देखना है, अनुच्छेद 56 हम लोग को देखना है। अनुच्छेद 56 में पदावधि की वर्णन किया गया है। अगर ये पूछा जाए
कि राष्ट्रपति के पद अवधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। अब यहाँ से पदावधि का मतलब उनका पद कितने समय के लिए होता है, यानी उनका कार्यकाल क्या होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ना 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष शुरू कब से होता है, शपथ ग्रहण के दिन से। शपथ ग्रहण के दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। और ये अगर शपथ ग्रहण के कार्यकाल से दिन शुरू हो गया और 5 वर्ष पूरी होने के बाद भी अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं मिला हो, तो उस स्थिति में वो तब तक पद पर बने रहते हैं राष्ट्रपति, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी मिल नहीं जाता हो। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष पूरी होने से पहले ही कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कारणवश विशेष परिस्थिति में चुनाव 5 वर्ष के पहले समय पर नहीं हो सका, तो राष्ट्रपति हट जाएंगे अपने पद से, थोड़े वो नहीं हटेंगे, क्योंकि जब वो हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, राज अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या, राज अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का संपादन नहीं करेंगे, अर्थात जब तक वो चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक उपराष्ट्रपति उनके बदले काम नहीं कर सकते। दूसरे पॉइंट है इसमें क्या कि क्या, तो किस स्थिति में राष्ट्रपति के बदले उपराष्ट्रपति काम करते हैं। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति देश में ना हो तो उनके बदले कौन कार्य करता है, तो उनके बदले उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही थमाते हैं। किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। बात यह है कि अगर राष्ट्रपति ना हो देश में उपलब्ध, तो उनके बदले कौन, उपराष्ट्रपति का उनके कार्यों का संपादन करते हैं। और जब उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का संपादन करेंगे तो उनके वेतन भत्ते और जो भी सुविधाएं उनका वो उपभोग करेंगे। कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, तब कौन कार्य करेगा, तब उस स्थिति में कार्य करने वाले होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्यभार दिया गया है, और वो कौन थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। कौन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ये जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ये राष्ट्रपति के बदले में काम किया। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 56 के बाद अनुच्छेद हम लोग 57 है। अनुच्छेद 57 में क्या है ना, पुनर्निर्वाचन की बात की गई। अर्थात एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितने बार सुशोभित किया जा सकता है, कितनी बार बनाया जा सकता है। तो भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार वो निर्वाचित किया जा सकते। लेकिन अमेरिका ऐसे कुछ देश है जहां एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन भारत में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा बार भारत में ना, सबसे ज्यादा टाइम तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। 2 बार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, और सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, जो कि बिहार से थे। कहां से, बिहार से ही थे। चलिए, पुनर्निर्वाचन के बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 57 के बाद अनुच्छेद 58 पे आते हैं। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए भारत का सबसे पहले क्या होगा ना, भारत का नागरिक। 4 पॉइंट्स होने चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और चौथा लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब को लास्ट का पद, वो जो है ना, गवर्नमेंट जॉब को लाभ का पद माना जाता है, लेकिन अगर वो किसी राजनीतिक पद पर होते हैं तो राजनीतिक पद पर, जो राजनीतिक पद होता है ना, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। राजनीतिक जो होता है ना, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। जैसे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो, तो वो लाभ का पद नहीं होता है। तो बात कर रहे हैं 4 पॉइंट जो है ना, योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, बिल्कुल जरूरी है।
भारत का नागरिक 35 वर्ष का हो, 35 वर्ष से एक दिन भी अगर कम हो तो वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और तीसरा लाभ के पद पर हो ना हो। तो ये सभी तो बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं भारत के जिनके पास योग्यता है, लेकिन हम सब आप सब क्यों नहीं बन सकते? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के टाइम में ही 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। अब सोचो, ये अनुमोदक और प्रस्तावक जो होंगे ना, वो या तो विधायक या सांसद ही होंगे। तो अब आप जो जैसे लोग के लिए कहाँ से आएंगे ये 100 विधायक और सांसद अपने पक्ष में? तो यही से राष्ट्रपति से बनने का सपना साधारण लोगों का क्या हो जाता है? चूर हो जाता है दोस्तों। तो चले, ये अनुच्छेद 58 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 का। वीडियो लगभग लास्ट होने वाला है। अनुच्छेद 60, हालांकि वीडियो लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। अनुच्छेद 60 से 7 से शपथ। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। यानी पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, यानी मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के कोई दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, तो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए, ये अनुच्छेद 60 के बाद अंतिम जो अनुच्छेद इससे रिलेटेड है और वो आते हैं अनुच्छेद 61 है। क्या? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में ना महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग होता है कि अगर राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान का वो उल्लंघन करते हैं तो उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है ना, वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो महाभियोग ना यूएसए से लिया गया है। अगर ये पूछा जाए, पहले ये जाने कि महाभियोग अनुच्छेद किसमें? 61 में किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से। और बहुत खुशी की बात तो यह है कि अब तक भारत में कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिन्हें महाभियोग लगा करके हटाया गया हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स ये भी जान लेते हैं महाभियोग के, कि किसी भी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। और किसी भी, ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा या पहले राज्यसभा में, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, लेकिन उनमें पेश करने के लिए कुल सदस्य का 1/4 का सहमति उस पर होना चाहिए। और 14 दिन पूर्व उसकी लिखित सूचना भी राष्ट्रपति को दे देनी चाहिए कि राष्ट्रपति महामहिम जी, आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। तो इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और भारत में एक भी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित ये अनुच्छेद टोटल थे कितना हम लोग देखे? 52 से 61 तक हम लोग देखे। एक बार हम लोग अगर समराइज कर लेते, समराइज करने की जरूरत नहीं, एक बार यही देख लेते हैं। 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन, 53 में उनके कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में पद अवधि, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। तो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम आप सभी को हाथ जोड़ करके। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। धन्यवाद।